हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और वन शॉट क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर सर्कुलर मोशन के वन शॉट या क्विक रिवीजन नोट्स दे दीजिए। इसके जेई में और नीट के पीवाईक्यू भी जल्दी ही अपलोड होंगे। वैसे तो वो काइनेमेटिक और एनएलएम के अंदर इंक्लूड होते हैं, बट काफी सारे कमेंट आने की वजह से उन सभी को काइनेमेटिक के पीवाईक्यू से, एनएलएम के पीवाईक्यू से एक्सट्रैक्ट करके मैं फाइल बना रहा हूं, जिससे मैं आपको नीट पीवाईक्यू और जेई मेन पीवाईक्यू सर्कुलर मोशन के जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। बेटा ये जो हमारे पास नोट्स हैं, ये हमारी जो रेगुलर क्लास स्टूडेंट है अर्पित, बेसिक उसमें है ड्रॉपर बैच में। बेटा अर्पित नाम की एक लड़की है, उसके नोट्स हैं। लड़की क्या, हमारी बेटी है, उसके ये नोट्स हैं। बहुत ही सुंदर नोट्स लिखे हुए हैं, बट ये लाइन वाले पेज पे थे, इसलिए मैंने अभी तक जो है बाहर से नोट्स बनवाकर आपके लिए काम चला रहे थे, बट फिर मैंने इसके ये नोट्स लिए और आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को, वन शॉट क्विक रिवीजन को। तो फटाफट से मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो फिर बात ही क्या है। बेटा क्लियर है? शुरू करते हैं। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द एंगल टर्न बाय रेडियस वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग। जो ये लाइन ज्वाइनिंग होती है, मान लो कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है बेटा, तो उसकी जो सेंटर के साथ लाइन ज्वाइनिंग है, वो जितना एंगल टर्न करेगी वो उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। वन कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई होता है। बच्चे काफी बार कहते हैं सर इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो जब एक कंप्लीट राउंड लगाकर आएगा तो ये 0 होना चाहिए। वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बेटा जब एक कंप्लीट राउंड होगा तो उसके लिए लीनियर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बट एंगुलर, ये एंगल कितना घूम गया, इसे क्या बोलते हैं? 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पूरे राउंड में 360 डिग्री है तो 2 पाई रेडियन। बेटा फिर इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, डिस्टेंस क्यों नहीं बोलते? जब तक ये एक ही डायरेक्शन में घूमेगा बेटा, जैसे n रोटेशन कर दी इसने, n रोटेशन और रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? n इंटू 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, n में n इंटू 2 पाई। अब इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? जब तक ये एक डायरेक्शन में जाएगा ये ऐड होती जाएंगी, बट अगर ये अपनी डायरेक्शन बदल ले तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि पहले ये एक राउंड ऐसे गया तो कितना हो गया? +2 पाई। फिर अगर ये आधा राउंड ऐसे गया बेटा तो कितना हो जाएगा? -पाई। तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? पाई। समझे? इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव। एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये होती है डी थीटा बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ये एक एक्सियल वेक्टर होती है। बेटा एक्सियल मतलब जो एक्सिस के अलोंग लगती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर नहीं होती बेटा, ठीक है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर होती है जो एक्सिस के अलोंग, अभी आगे चलकर हम देखेंगे। ऐसे यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। बेटा अदर पॉपुलर फॉर्म्स क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। टी क्या है? टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब देखो क्या है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बेटा तो ये हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की तो एंगल कितना हो गया? 2 पाई। टाइम कितना लगा उसको कंप्लीट करने में बेटा? टी। तो क्या होगी स्पीड बेटा? एंगल कवर्ड इज 2 पाई, एंगल कवर्ड इज 2 पाई। कितने टाइम में? टी में। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 पाई बाय टी, ये रेडियन पर सेकेंड है।
फिर आता है 2 पाई एफ। 1/t को क्या लिखा जा सकता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। सबको पता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, वो सारी चीजें। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये यहां पर बताया भी गया है। फिर ये एक बहुत ही पॉपुलर कन्वर्जन आती है न्यूमेरिकल में, अक्सर बच्चा इस कन्वर्जन की वजह से अपने नंबर कटवा जाता है। आपको एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में दी होगी। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या है बेटा? यहां पर रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन, ये लिखा हुआ देखिए। 1 आरपीएम मतलब 1 रेवोल्यूशन 1 मिनट। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन है? 2 पाई। 1 मिनट में 60 सेकेंड बेटा, 60 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्या ये बात समझ में आई सबको? तो ये 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ये कैसे होता है ये समझ में आना चाहिए। बच्चे इसको याद करते रहते हैं और पेपर में भूल जाते हैं क्या था, कहां पर था। तो n आरपीएम n इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको टर्म्स को समझना है। 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, टाइम जो दिया था वो है। ओके बेटा, फिर कुछ स्टैंडर्ड एंगुलर वेलोसिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होती है। कौन कौन सी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ क्लॉक। सेकंड हैंड, 3 हैंड होते हैं क्लॉक के, सेकंड, मिनट एंड आवर। सेकंड हैंड कितना टाइम लेता है बेटा? 60 सेकंड टू कंप्लीट 1 राउंड। तो 1 राउंड 2 पाई रेडियन, टाइम टेकन 60 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। फिर आता है मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना टाइम लेता है? 1 घंटे में वो 12 से पूरे 12 तक वापस आता है। 12 बज गए, 12 बज के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे। तो वो कितना टाइम लेता है? 1 आवर। 1 आवर या फिर क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा ये? 2 पाई 1 राउंड, टाइम टेकन इज 60 मिनट। तो ये रेडियन पर मिनट आ गया बेटा। ये क्या आ गया? रेडियन पर मिनट। फिर आर हैंड। ये जो आर हैंड है ये तो बिल्कुल स्लो स्लो चलता है। कब 1 राउंड कंप्लीट करेगा? 12 बज गया, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। तो 12 घंटे में ये 1 राउंड कंप्लीट करेगा। तो 2 पाई डिवाइड बाय 12 आर। तो ये क्या आ जाएगा? रेडियन पर आर में आ जाएगा। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। फिर आता है अर्थ का। अर्थ अपना 1 राउंड अपने एक्सेस के अबाउट, सन के अबाउट नहीं बेटा। सन के अबाउट तो वो 365 डेज में कंप्लीट करता है। अपने एक्सेस के अबाउट कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 24 आवर्स में। कितने टाइम में कंप्लीट करता है बेटा? 24 आवर्स। तो ध्यान देना है, बच्चे यहां आर एंड में कभी कभार यहां 24 आवर पुट कर देते हैं। 12 घंटे में कंप्लीट करता है बेटा क्लॉक में जो आर हैंड है। अर्थ पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। क्लियर है? फिर आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी वी। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो ये आर है, ये वी है बेटा। ये ओमेगा देखिए मैंने क्या ड्रॉ किया है। ओमेगा हमेशा ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सियल वेक्टर। किसके बराबर होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर। बच्चे यहां बड़ी गड़बड़ करते हैं। टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ बेटा, बट ये क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। आपको समझना है, जब इस तरफ लेफ्ट साइड पे एंगुलर टर्म है, चाहे वो टॉर्क है चाहे वो एंगुलर मोमेंटम है, तो ये यहां पर आर पहले आएगा। बट अगर लेफ्ट साइड पे लीनियर टर्म है, वी है, आगे चलकर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखेंगे तो आर बाद में आएगा। तो वी ओमेगा क्रॉस आर बेटा। अब अगर हम डायरेक्शन देखें, जैसे मैंने कहा एक्सियल वेक्टर है, तो ये एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप राइट हैंड से राइट हैंड घुमाइए क्लॉकवाइज, ये थंब अंदर है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को आप या तो लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, न्यूमेरिकल में सिंपली समझने के लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? थंब किधर आएगा? इनवर्ड, माइनस के कैप बेटा। समझे बेटा? ऐसे ही जब यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो तो हाथ फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, थंब ऊपर है, तो जा तो आप इसे लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज, पूरा लिख सकते हो अगर आपको ये समझना है। और आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब के कैप। जनरली हम ये एक्स लेते हैं, ये वाई, तो आउटवर्ड को
के और इनवर्ड को माइनस के लिख लेते हैं बेटा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बट अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेटा, तब क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब हम क्या लेंगे बेटा, बताइए। अब देखिए क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ पार्टिकल घूमेगा, यस घूमेगा। इट डू नॉट हैव एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ मोशन। जिस लाइन पे ये मूव कर रहा है, ये लाइन ऑफ मोशन है बेटा, जिस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये हर एक पॉइंट पे बदलती हो सकती है इंस्टेंटेनियसली। इसकी वेलोसिटी इधर है तो ये लाइन ऑफ मोशन है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट लोगे उन सबके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, इन सबको ये सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बट इसके अलावा कोई भी और पॉइंट अगर आप लेंगे बेटा, इसके अलावा कोई भी और पॉइंट अगर आप लेंगे तो सबके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर, ये पहले यहां था, जब ये पार्टिकल यहां होगा तो ये हो गया। तो अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, इसलिए इस पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? सबको क्लियर है? तो ये आपको चीजें समझनी थी यहां, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होगी कितनी? ये होती है बेटा v परपेंडिकुलर बाय r, v परपेंडिकुलर बाय r। v परपेंडिकुलर क्या है? कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। और r क्या है? r है लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। जिस पॉइंट के अबाउट हमें देखनी है एंगुलर वेलोसिटी और जो पार्टिकल है उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग बेटा। इसको कुछ न्यूमेरिकल्स में हम d थीटा बाय dt भी लिखते हैं। थीटा क्या है? किसी भी रेफरेंस के साथ एंगल, अगर आप y एक्सिस के साथ लेंगे तो ये d थीटा बाय dt पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप x एक्सिस के साथ लेते तो d फाई बाय dt नेगेटिव आ जाता। क्यों? क्योंकि फाई इज डिक्रीजिंग बट थीटा इज इंक्रीजिंग। तो एंगल विद एनी रेफरेंस लेकर आप अगर उसे डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यहां पर भी देखिए वही वीडियो बनाई, सॉरी पिक्चर बनाई हुई है बेटा, जिसमें हमें यह बताता है कि अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो इस पार्टिकल का v परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे तो v परपेंडिकुलर बाय r हमें क्या बताएगा? एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। क्लियर है? फिर आता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई दो पार्टिकल घूम रहे हो तो एक तो आप लगा सकते हैं ω2 माइनस ω1 बेटा, डायरेक्शन के साथ आपको ये लेना होता है। दूसरा, आप अगर कोई पार्टिकुलर लीनियरली मूव कर रहे हो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं इसलिए ज्यादा नहीं करवाया हुआ। और दूसरी बात, इस गुड़िया ने जो है वो क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं वो अलग नोटबुक में बनाई हुई है, तो इसकी इसलिए भी हमने ये नोटबुक ले ली। अच्छी राइटिंग तो है ही, अच्छा तो बनाया ही हुआ है, साथ में सिर्फ थ्योरी की अलग मिल गई, बट थोड़ी थोड़ी कुछ एग्जांपल्स थी जो हमें थ्योरी में नोट में याद रखनी होती है, वो भी इन्होंने अलग जो है नोटबुक में लिख रखी है। ओके, तो इसकी भी एक एग्जांपल थी कि यहां पर v1 v2 है तो उसकी आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी होती है। किसी एक को रेस्ट पे कर लो और दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग होगा वो यूज करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी बेटा। ये लिखा भी हुआ है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय आर रिलेटिव। ये भी कौन सा डिस्टेंस है बेटा? रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। फिर एक ये रिजल्ट आता है बेटा जो हम एग्जाम्पल में लिखवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब पार्टिकल यहां होता है तो सबको ये मालूम है कि भाई ये वाली वेलोसिटी होती है v बाय आर और ये v बाय 2r, तो a के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आधी हो जाती है। बट अगर ये पार्टिकल यहां हो, ये मूविंग पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा हो, ठीक है, सर्कल के अलोंग ऐसे मूव कर रहा हो, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा o के अबाउट कितनी होगी? सेंटर के अबाउट
जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी आधी एंगुलर वेलोसिटी ए के अबाउट होगी, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, किसी भी पॉइंट पे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्यू, यानी कि इस थीटा पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ये नोट है, ध्यान में रखना है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर आता है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है बेटा, बट जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है, पी बाई क्यू में 2-3 क्वेश्चन है, जेई में हमने पी बाई क्यू में भी देखा 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, इसके जब आप कंपोनेंट लोगे तो यहां पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यहां कंपोनेंट आर साइन थीटा। जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। तो आपको इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो आर है, थीटा क्या होगा बेटा, अगर ये ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहां पर थीटा को क्या लिख देते हैं, ओमेगा। तो टी का कोफिशिएंट हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तभी हम इस तरीके से इसको लिख पाते हैं। और आर, ये कोफिशिएंट हमें क्या देगा बेटा, रेडियस। समझ रहे हैं? फिर हमें जो बाकी चीजें हैं, वो चीजें जो निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं बेटा, कि अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, जो आगे चलकर इस चैप्टर में देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ ये कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे नहीं होते, ये प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं, और आगे साइन पीछे कॉस भी हो सकता है। तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, प्लस माइनस दोनों, दोनों माइनस, दोनों प्लस एक माइनस, आगे साइन पीछे कॉस, कुछ भी ये अरेंजमेंट हो सकता है बेटा। फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस है, एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी फिर से क्या है बेटा, एक एक्सियल वेक्टर है। सारे ही जो हमारे पास ये रोटेशनल टर्म है, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, दीज ऑल आर एक्सियल वेक्टर एक्ट अलोंग एक्सिस बेटा। फिर कहता है अगर हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है, अगर हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगी बेटा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये किसके सिमिलर है, अगर आप देखें तो ये किसके सिमिलर है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली किसके सिमिलर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ रहे हैं? तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर ये किसके बराबर है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, dn इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2n माइनस 1। एक यहां इसने मिस कर दी, वो क्या थी बेटा, ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी। ये किसके प्रोपोर्शनल है, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी बेटा। समझे? अब जो थीटा है, दिस इज द एंगल टर्न, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया जाता है बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो भाई थीटा क्या होता है, 2 पाई n होता है, तो n किसके बराबर होगा, थीटा बाय 2 पाई। तो अगर हमसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ लिया तो थीटा फाइंड करो, डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। जब अल्फा कांस्टेंट ना हो बेटा, तब इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये किसके प्रोपोर्शनल है, dv बाय dt। ये किसके प्रोपोर्शनल है, v dv बाय dx बेटा। ओके, ऑल रिजल्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। जो भी लीनियर मोशन के इक्वेशन के रिजल्ट थे, जैसे 1 3 5 7 रेशो बताई थी, हाफ पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बताई थी बेटा, तो हाफ का मतलब यहां पर क्या है, जब वो हाफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम बताई थी, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट बेटा, तो वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। क्लियर है? तो ये सारी टर्म्स हमारे पास अप्लाई हो सकती हैं। फिर आता है लीनियर एक्सेलरेशन बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल।
फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल एक्सेलरेशन में हैव टू कंपोनेंट एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। या तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा या फिर ये इसके ऑपोजिट। जब ये सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगी बेटा, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड कम होगी। बेटा ये बात समझ रहे हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल सच दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट रेट, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है dv बाय dt। किसके बराबर होता है बच्चों? ये dv बाय dt, यानी कि रेट चेंज ऑफ स्पीड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट चेंज ऑफ स्पीड में क्या फर्क है। सर्कुलर मोशन में रेट चेंज ऑफ स्पीड का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब नेट एक्सेलरेशन, जो मैं आगे चलकर फिर से आपको बताऊंगा बेटा। एज v इक्वल टू ओमेगा आर बेटा, देयरफॉर जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा AT इक्वल टू अल्फा आर, और जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लीनियर यहां पर लेफ्ट साइड पे है, अगर लीनियर पैरामीटर लेफ्ट साइड पे है बेटा, तो आर बाद में आएगा, तो अल्फा क्रॉस आर आ गया, अल्फा क्रॉस आर। फिर आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा, एक तो टेंजेंट के अलोंग है, एक रेडियस के अलोंग है टुवर्ड द सेंटर। इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस। इट एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? ये किधर लगेगा? ये वेलोसिटी है, तो ये रेडियस के अलोंग लगेगा, बट रेडियस के ऑपोजिट। रेडियस बाहर होता है, ये सेंटर की तरफ, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आर कैप में लिखी जाती है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये यूज होता है, क्या होता है ये? v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसे ओमेगा v भी लिख देते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस v लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में आप इसे क्या लिखेंगे? ओमेगा क्रॉस v। और जब आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस क्यों लगा? डायरेक्शन की। क्लियर है? फिर आता है हमारे पास नेट एक्सेलरेशन बेटा। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर लगते हैं, तो cos 90 0, तो इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा? ये वाली हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगी। क्लियर बात बेटा? क्या ये समझ में आया सबको? तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये नेट एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है। एंगल देखें, अगर हम देखें तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है बेटा। एंगल बिटवीन ए एंड टी, ए और ए टी में आ जाएगा। ये अगर हमारे पास रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है बेटा, तो क्या मैं यहां पर AC ड्रॉ कर सकता हूं? अगर ये AC हो गया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो tan अल्फा होगा AC बाय AT बेटा, AC बाय AT होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये tan अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? AC बाय AT। क्लियर? अब अगर हम देखें एंगल बिटवीन V एंड A क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? एंगल बिटवीन V एंड A। तो अगर ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, AT और V की डायरेक्शन सेम है, तो V और A में भी एंगल यही होगा। बट वहीं अगर ये हमारे पास स्पीड डिक्रीज कर रहा है, अगर ये मान लो V थी और इधर AT है, तो AC तो इधर ही होगा बेटा, तो हमारे पास ये हो जाएगा A। तो ये एंगल अल्फा है, तो बिटवीन V एंड A क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। इफ AT इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू V, यानी कि ये किस केस में है?
व्हेन स्पीड इंक्रीज, ये किस केस में है, व्हेन स्पीड डिक्रीज। बेटा क्या ये बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखना है कि AC बाई AT निकालेंगे तो V और A में पूछा है, तो ये तो किस में होता है, A और AT में। बेटा ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर ये ऐसे नंबर गवा देते हैं पेपर में। ओके, तो AT अगर V के लॉन्ग है तो वही है, नहीं तो फिर ये 180 माइनस अल्फा होगा। बेटा ये जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था बच्चों, ये मैं आपको जो पॉइंट कह, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी वो A है, और ये क्या है, रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और रेट चेंज ऑफ स्पीड। यहां ध्यान देना है, यहां पर बार है और यहां बार है, ये है वेलोसिटी का रेट चेंज, फिर उसकी मैग्नीट्यूड, ये है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट चेंज। तो इन दोनों में फर्क है, ये एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर ये बल्ब भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है बेटा? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर ही आते हैं बेटा, और इसकी कंडीशन के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या कहता है? पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। काइनेमैटिक में जो स्ट्रेट लाइन मोशन था वो यूनिफॉर्म था जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तो ये कब है? पार्टिकल मूव इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, दैट मींस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी बेटा? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा जीरो होगा बेटा, बट ए जीरो नहीं होगा, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात समझ रहे हैं? इन दोनों में फर्क है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। इन दोनों में फर्क पता लगना चाहिए, बच्चे इन चीजों में फंस जाते हैं और नंबर गवा देते हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। लीनियर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज चेंजिंग। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट यहां पर देखें लीनियर स्पीड कांस्टेंट है विद कांस्टेंट स्पीड। लीनियर स्पीड ये हमारे पास क्या है बेटा? कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? फिर कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और लीनियर स्पीड, ये दिया हुआ था, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? v²/r, वो क्या है? कांस्टेंट। तो नेट एक्सेलरेशन AT प्लस AC, AT जीरो है बट AC जीरो नहीं है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। बेटा इसलिए बार बार लिखवाया है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से ये कांस्टेंट नहीं है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट SIP है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, नहीं भी। जीरो होगा तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, नहीं होगा तो वो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी होगी, बट AC मस्ट नॉट बी जीरो। सर्कल के लिए, सर्कल में अगर वो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए बेटा। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बताया गया है बेटा। क्या ट्रिकी है इसमें? ट्रिकी ये है कि अगर हमें कहा जाता पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस 4t, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। अब आप नीट जैसे एग्जाम में बैठे हो या फिर JEE जैसे एग्जाम में बैठे हो, अगर आपने ये सर्कल वर्ड नहीं देखा तो आप क्या कहोगे, यार इतना आसान, एक्सेलरेशन क्या आ गया, dv/dt, 4 मार्क करके आगे बढ़ जाओ। इसीलिए ये ट्रिकी है कि अगर आपने ये सर्कल वर्ड पे ध्यान नहीं दिया
तो बच्चा इसका आंसर क्या मार्क करके आएगा 4। और जब मैं टेस्ट सीरीज में डालता हूं 80% बच्चे इसका आंसर 4 मार्क करते हैं। 80% बच्चे बेटा, समझ रहे? ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। अगर ये सर्कल में है तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, AT होगा dv बाई dt, AC होगा v स्क्वायर बाय r। यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8। तो a कितना आ जाएगा, ये a है नेट, AC नहीं है बेटा, सॉरी, ये क्या है a, नेट एक्सेलरेशन है बेटा। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, AC का स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर का रूट। समझे बेटा? इसलिए ये हमारे पास ध्यान में रखना जरूरी है। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ के अलोंग मूव करता है बेटा, तो उस पाथ का अगर आप छोटा सा सेगमेंट लो, वो सेगमेंट जिस रेडियस को सर्कल को बिलोंग करेगा, उस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसे ऐसे सर्कल ड्रॉ करके तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए इसका फॉर्मूला है। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा वहां पर शार्प टर्न होगी, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहां स्मूथ टर्न होगी। स्ट्रेट पाथ के लिए, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी और पाथ इज नोन, तो उसका डिफरेंशिएशन लगेगा बेटा। यहां पर 1 प्लस डबल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे डबल डिफरेंशिएशन की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बहुत रेयरली इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, बट फिर हमारे पास आता है फॉर्मूला 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में भी है, बाकी सभी चैप्टर में भी आ जाता है। अगर हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता हो तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और a क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर है कि जब हमारे पास एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल पाथ में ऐसे मूव करता है, ये इसकी u वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी किस तरफ लग रहा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है, g। ये कहां है, एट h बेटा। h पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। किसी और पॉइंट पे पूछा होगा तो v का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फिर आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेटा। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेटा, इसमें क्या कह रहा है हमें, टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले काइनेमैटिक्स था, जैसे मैंने कहा सर्कुलर मोशन अलग अलग चैप्टर में कवर किया जाता है। काइनेमैटिक्स में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब चीजें देखी। डायनामिक्स में फोर्स बेटा, अगर दो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है तो हम फोर्सेस को भी उन दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। पहला, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस अलोंग टेंजेंट। वर्ड पे ध्यान देना है, ऑल द रियल फोर्सेस, जो सारी रियल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं उनका कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बेटा। तो Ft किसके बराबर आएगा, MAT। ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, काफी क्वेश्चन में ये यूज आती है। हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स बहुत ही रेयर किसी क्वेश्चन में होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेस टुवर्ड रेडियस। जितनी भी रियल फोर्सेस लगेंगी, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में बताया था, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट, तो उस सैटेलाइट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है टुवर्ड द सेंटर, दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन लगाता है सेंटर की तरफ, दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। तो ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होती कितनी है, वो जो रियल फोर्स लगेगी रेडियस की तरफ, उसको हम पुट कर देंगे AC के बराबर m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाय r। बहुत सारे चैप्टर में हमने ये किया है। ठीक है। इन जनरल
स्टूडेंट मेक मिस्टेक, ये मैंने देखिए लिखवाया है नोट्स में, ठीक है। स्टूडेंट मेक मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग सर्कुलर मोशन क्वेश्चन इन ग्राउंड फ्रेम यूजिंग एफबीडी। क्यों? जब वो ग्राउंड स्टेट में एफबीडी बनाते हैं बेटा, तो वो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो सेंट्रीपिटल ऐसे लिख देते हैं, तो वो टी प्लस एफ सी करते रहते हैं और कहते रहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा, माइनस प्लस की गड़बड़ आ रही है। Therefore we solve majority of the question in नॉन इनर्शियल फ्रेम। एफबीडी में जब ग्राउंड फ्रेम में एफबीडी बनाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्रॉ ही नहीं करनी होती। जो ग्रेविटेशन की एग्जांपल मैंने आपको बताई, उसमें हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करेंगे, फिर इसको लिख देंगे दिस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्स ड्रॉ नहीं करते, बट बच्चों को आदत होती है कि एफबीडी में सारी फोर्सेस ड्रॉ करने की, इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूजिंग अ स्यूडो फोर्स। क्लियर है? ये स्यूडो फोर्स यहां पर क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हेन द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड देन इट हैज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा इस जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगी? एम ऑब्जेक्ट क्या होती है बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो जिसके फ्रेम में देखेंगे, किसके फ्रेम में देखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल देखेंगे इटसेल्फ, रोटेटिंग फ्रेम। जो पार्टिकल जो घूम रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर हो गई, तो टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो एफ सी एफ या फिर हम टी को बराबर कर सकते हैं। एफ सी एफ की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमेशा किधर होगी बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। किस तरफ होगी बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये सेंट्रीपिटल है, बाहर की तरफ क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। बट ये ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम में ना तो यहां पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, यहां सिर्फ क्या ड्रॉ करेंगे? टी, और यहां लिख दोगे कि टी प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट जब आप विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल देखेंगे तो अब आप इसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं और पार्टिकल किस में आ जाएगा? रेस्ट में। रेस्ट में आ जाएगा तो एफ सी एफ किसके बराबर हो जाएगी? टी के बराबर हो जाएगी। बेटा क्या ये बात समझ आई? तो अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और तो क्या ही है बेटा इसमें? एक है पहली कोनिकल प्रॉब्लम, कोनिकल पेंडुलम प्रॉब्लम। अगर ये कोई हमारे पास मास है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो ओमेगा कितना होगा इसका? ओमेगा होगा रूट जी बाय एल कॉस थीटा। एल क्या है? इस स्ट्रिंग की लेंथ। अब यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आता है बेटा कि ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस बाउल के अंदर एक पार्टिकल ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है। बेटा कितना एंगल बना रहा है? थीटा, रेडियस आर। तो ये हमारे पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा। तो ये भी सेम रिजल्ट होता है बेटा, जी बाय आर कॉस थीटा, जी बाय आर कॉस थीटा। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये आर कॉस थीटा होगा बेटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एच। तो एच किसके बराबर होगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये दोनों सेम रिजल्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 4 से 5 चैप्टर में यूज होता है ये रिजल्ट। इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बनाकर डाली हुई है। क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक, जब ये एक ऑब्जेक्ट, ये रिंग घूमेगी बेटा, ये रिंग घूमेगी तो हर एक एलिमेंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी, तो इस रिंग के पास टेंडेंसी है एक्सपैंड होने की। अब ये नेट फोर्स क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, बट टेंशन किसके बराबर होगी? ये होगी स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्स। वेक्टर सम क्या है? 0, बट स्केलर सम क्या होगा? सभी एलिमेंट पे डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, तो सभी का सम कर देंगे विदाउट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय क्या आएगा? फैक्टर 2 पाई। आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकते हैं। ये ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो मैग्नेटिज्म है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें कई सारे चैप्टर में ये यूज, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होती है। फिर आता है इस चैप्टर में बेटा ये नोट 2, ये एक रॉड है, रॉड अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है,
तो किसी पॉइंट P पे अगर आपको टेंशन देखनी है तो क्या होगी बेटा, मास ऑफ द रॉड, ये M क्या है, कैपिटल M है बेटा, ये मास ऑफ द रॉड ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2L इनटू L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम, तो अगर P पॉइंट पे A पॉइंट पे देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में शायद पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जाता है ये, कि इस एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे टेंशन कितनी होगी। एक्स 0 पुट कर दो बेटा, तो ये M ओमेगा स्क्वायर L बाय 2। बच्चे इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि सर सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ले लेते हैं, बट वो गलत अप्रोच है बेटा, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। बी पॉइंट पे एंड वाले पॉइंट पे यहां पर एक्स भी L के बराबर हो जाएगा, तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आता है यही वाला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में बेटा, अगर इस पाइप में ये एक रॉड ना होकर एक पाइप हो और उसके अंदर एक लिक्विड फील्ड हो बेटा, लिक्विड फील्ड हो, तो P पॉइंट पे फोर्स, अब लिक्विड अवे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ फोर्स बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी बेटा इस तरफ फोर्स। तो क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय L। इस तरफ फोर्स बढ़ेगी, क्यों, इस वाले पॉइंट पे ये सारा फ्लूइड फोर्स लगाएगा, इस वाले पॉइंट पे ये सारा फोर्स लगाएगा, इस वाले पॉइंट पे ये सारा, तो जहां पर ये क्या हो जाएगी 0 और यहां पर ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम। रॉड के केस में ये मास इसको पीछे की तरफ खींचता है ये, तो इसलिए इधर टेंशन बढ़ती है, फ्लूइड में इधर टेंशन बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है, ओके। फिर कुछ और पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, एक्सिस के अबाउट ये दो मास ज्वाइन करके घूम रहे हैं दो लाइट रॉड से बेटा। अब कई बार वो क्वेश्चन में वेलोसिटी दे देता है, आपको वेलोसिटी नहीं लेनी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि प्योर रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी सेम होगी, इसकी भी नहीं, तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी v2 होगी, ये v1 होगी, ये अलग अलग होगी बेटा। तो कैसे करेंगे, m2 पे जब आप लिखेंगे तो m2 की जब आप FBD देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, तो इस पे एक रियल फोर्स लगेगी, साथ में क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। अब इसके डिस्टेंस एक्सिस से कितना है बेटा, 2L है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है बच्चों, 2L, तो ये क्या आएगा, M2 ओमेगा स्क्वायर 2L। तो टेंशन किसके बराबर आ गई, M2 ओमेगा स्क्वायर 2L। जब आप इसकी FBD देखेंगे बेटा, तो ये T2 इधर लगेगा, T1 इधर लगेगा, साथ में सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस से अवे लगेगी बेटा, साथ में सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस से अवे, तो T1 किसके बराबर आएगा, T2 प्लस FCF, T2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर L बेटा। क्लियर है, मास बराबर होंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 2, कुछ और रेशो होगी तो वो एडजस्ट हो सकता है, लेंथ की रेशो 2L L दे सकते हैं, L 2L कुछ भी दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, टेबल है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, अगर ये कॉइन हमारे पास, इसका मास m है, अगर ये हमारे पास घूम रहा है, ये जो टेबल है अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो ये किस स्पीड पे स्लिप करेगा बेटा, है ना, जब स्लिप नहीं करेगा, मैक्सिमम स्पीड जब तक ये स्लिप ना करे। तो अगर हम कहते हैं कि डू नॉट स्लिप, तो जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस ब्लॉक को बाहर ले जाने की कोशिश करेगी और यहां पर फ्रिक्शन इसको रोकेगी बेटा। तो ये कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक ये वाली फोर्स फ्रिक्शन से कम होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है। फिर ये वर्टिकल सर्कल का आता है बेटा, सिलेंडर का क्वेश्चन, कि सिलेंडर है ये घूम रहा है, इसकी वर्टिकल वॉल पे एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है बेटा, ये ब्लॉक कब तक फॉल नहीं करेगा, ब्लॉक विल नॉट फॉल, ये गिरेगा नहीं, कब तक, जब तक जो ये फ्रिक्शन है ये mg से बड़ी होगी, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन mg से बड़ी कर दें तो ये नीचे नहीं गिरेगा बेटा, तब उस केस में ओमेगा का फॉर्मूला ये बन जाता है। ये 4-5 स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है बैंकिंग ऑफ रोड बेटा, टर्निंग ऑन लेवल रोड, अगर आप लेवल रोड पे टर्न कर रहे हैं, ये थोड़ी सी डायग्राम इनअप्रोप्रिएट है, ये यहां पर ऐसे बनाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें रिजल्ट देखना है बेटा। लेवल रोड पे अगर टर्न कर रहे हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फ्रिक्शन को बैलेंस
करनी चाहिए बेटा, वो फ्रिक्शन को क्या करनी चाहिए, बैलेंस। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आपको मेनली देखना होता है बेटा, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। बैंक रोड बेटा, अब देखें तो ये स्पीड जो है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये पूरे के ऊपर रूट है बच्चों। ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, रेडियस पे, जी पे। अब म्यू पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रोड को बैंक कर दिया जाता है। बैंक मतलब आउटर एज को ऊपर उठा दिया जाता है, इनर एज को अंदर। ये ऐसे आनी थी बेटा डायग्राम, ये थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। आउटर एज को उठा दिया जाता है इनर एज के रिस्पेक्ट में, यही लिखा हुआ है बेटा यहां पर। तो ये कहलाता है बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल क्या होगा कि आउटर एज कितना ऊपर उठा डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द रोड बेटा। क्लियर। स्पीड ऑफ टर्निंग इस बैंक्ड रोड पे, स्पीड ऑफ टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड पे विदाउट फ्रिक्शन अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए बेटा, रूट आर जी टेन थीटा। यहां म्यू था, यहां म्यू की जगह क्या आ गया बेटा, टेन थीटा, बाकी सब क्या रहा, सेम। मैक्सिमम स्पीड बेटा जब फ्रिक्शन को यूज करेंगे तो टेन थीटा की जगह यहां क्या आ गया, आरजी तो वही है, टेन थीटा की जगह म्यू प्लस टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। जब आप देखते हैं तो ये टेन का ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसे टेन थीटा प्लस फाइव भी लिख देते हैं। फाइव क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज है। ओके, जब ये थीटा फाइव से बड़ा होगा बेटा, जब ये थीटा फाइव से बड़ा होगा तो ये जो कार है इसकी इस तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी है, इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी है बेटा। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल सफिशिएंट लगानी पड़ेगी सच दैट ये नीचे स्लिप ना करे। तो इस केस में ये हमारे पास क्या आ जाती है, मिनिमम स्पीड। कौन सी एग्जांपल में बेटा, डेथ वेल में। आपने देखा होगा डेथ वेल में एंगल बहुत ज्यादा ऊपर होता है ऐसे, और एक बंदा ऐसे कार लेके फटाफट ऐसे घूम रहा होता है, अगर वो स्पीड कम कर दे तो नीचे गिर जाएगा। तो उस केस में मिनिमम स्पीड में बस यहां सिंबल बदल जाएंगे, प्लस की जगह यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहां माइनस, तो ये माइनस की जगह प्लस। एंगल में यहां थीटा प्लस फाइव है, यहां थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। फिर आता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जब एक साइक्लिस्ट टर्न कर रहा होता है बेटा तो वो रेडियस के तरफ बेंड करता है। आपने जो बाइक रेस वगैरह देखी होगी उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बाइकर है बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं, है ना। तो उस केस में अगर उसकी स्पीड v है तो उसको कितने एंगल पे टर्न करना पड़ेगा बेटा, v स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला सेम है, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, सेम है। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने लिखा था v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, तो वही फॉर्मूला यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर लास्ट पॉइंट है बेटा, बट नॉट द लीस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको ये पता होना चाहिए। कहता है ड्यूरिंग द टर्न इट इज मोर सेफ टू कीप द स्पीड कांस्टेंट रेदर देन स्पीडिंग और अप और डाउन। इफ स्पीडिंग डाउन इज नेसेसरी देन इट शुड बी डन बिफोर टर्निंग स्टार्ट। क्यों बेटा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बेटा। अगर आप स्पीड कम ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स की तरफ चला जाएगा, तो सेंट्रीपिटल की तरफ जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो फिर टर्निंग डिफिकल्ट हो जाएगी बेटा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास सर्कुलर मोशन। मैं उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बस वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा होगा, हाइप करेंगे तो फिर बात ही क्या है। ओके बेटा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।